साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अपन ने पिछली क्लास में पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पारितंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब कल हमने खाद्य श्रृंखला भी पढ़ लिया था। अब खाद्य श्रृंखला के बाद आज का टॉपिक आता है खाद्य जाल। क्या आता है? खाद्य जाल। जैसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला थी, उससे आगे बढ़ते हैं तो आहार जाल या खाद्य जाल, जिसको बोलते हैं फूड वेब बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। खाद्य जाल क्या होता है, फिर उसके बाद अपन ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन कचरा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं, देखो अपन जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उस हिसाब से जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, उनसे संबंधित आएंगे, लेकिन आंसर वही लिखना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, कल देख लिया था हमने। क्या होता है आहार श्रृंखला? जिसमें जीव अपनी भोजन के लिए एक दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और एक श्रृंखला बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला में सबसे पहले, मतलब आहार श्रृंखला में अलग अलग ऊर्जा के स्तर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते थे? पोषी स्तर या पोषक स्तर कहते थे। पोषक स्तर में अलग अलग प्रकार के जीव हो सकते हैं। सबसे पहला पोषक स्तर होता है वो जिसको हमने बोला था प्राथमिक पोषक स्तर हमेशा क्या होते हैं? उत्पादक। क्या होते हैं बोलो? और कल हमने ये भी पढ़ लिया था ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह पढ़ लिया था, ऊर्जा का प्रवाह पढ़ लिया था। और हमने देखा था कि ऊर्जा केवल कितनी परसेंट जाती है? अगले 10%। अगले पोषक स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हमारा क्वेश्चन है कि खाद्य जाल किसे कहते हैं? खाद्य जाल किसे कहते हैं? खाद्य जाल किसे कहते हैं? ये बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, जिसे आप समझो, बाद में लिखना। देखो इधर हमने कल कहा था कि साहब घास है। क्या है साहब? घास। घास को बकरी खाती है, बकरी को भेड़िया खाता है, और भेड़िया को कौन खाता है साहब? शेर। ये एक श्रृंखला बना ली थी जिसको बोला था हमने आहार श्रृंखला। चलो, घास को टिड्डा भी तो खाता है, बोलो खाता नहीं खाता? टिड्डे को मेंढक खाती है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, और या मोर, उसके बाद शेर। समझ में आया? चलो इधर आते हैं। घास को साहब खरगोश खाता है। चलो खरगोश को फिर कौन खाएगा? कुत्ता ले लो साहब, या बिल्ली ले लो, और कुत्ते को कौन खा जाएगा? अब देखो साहब, इधर देखो। अरे खरगोश को भेड़िया खा सकता है क्या? बोलो, खा सकता है? चलो आगे एक और देख लेते हैं, एक और बनाते हैं कि साहब घास को खाया किसने? तितली ने। किसने खाया? तितली को खाया किसने साहब? छिपकली ने। किसने खाया? छिपकली। छिपकली को किसने खाया साहब? सांप बोल दो, या फिर नहीं, अरे आप बाज बोल दो। क्या बोल दो? बाज। और बाज को किसने खाया? शेर। इधर देखो, अब बाज, मेंढक को बाज खा सकता है क्या? मेंढक को बाज खा सकता है? हाँ, अरे मेंढक भी बाज मांसाहारी खा सकता है। नहीं खा सकता क्या? कौवा नहीं खा सकता? चलो, सांप आ जाए तो सांप छिपकली को खाएगा नहीं खाएगा? चलो यहां पर देखते हैं। अब कुत्ते को भेड़िया खा सकता है? खा सकता है? बोलो। तो ये आपस में देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है। लेकिन इसमें एक बात ये खास है कि जो प्राथमिक पोषक स्तर, प्राथमिक उत्पादक स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वो कभी भी किसी को नहीं खाते, प्राथमिक वाले को, क्योंकि सब के सब क्या है? बोलो, शाकाहारी। बोलो क्या है ये? बताया था। तो हम यहां पर ये समझ रहे हैं कि अनेक आहार श्रृंखला, देखो एक आहार श्रृंखला ये होगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अनेक आहार श्रृंखला मिलकर एक जाल बनाती है। देखो जाल बन रहा नहीं बन रहा? तो उसे अपन क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। समझ में आया? जिसमें देखो कोई सा भी एक जीव अनेक को खा सकता है, खा सकता है, एक जीव अलग अलग खा सकता है, और वो खुद जीव अलग अलग जीवों का भी भोजन बन सकता है। बोलो, बन सकता है? बन सकता है, मतलब खुद वो जीव अनेक को भी खा सकता है और खुद भी किसी का भोजन बन सकता है। देखो, मतलब खाद्य जाल में हम जो
श्रृंखलाएं पढ़ेंगे वो ऐसी दिखेगी जिसमें एक से अधिक जीव एक दूसरे के अलग अलग श्रृंखला के जीवों के भोजन बन सकते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने बताया साहब बकरी है, इस श्रृंखला की है ना, बोलो, लेकिन बकरी को कुत्ता खा रहा नहीं खा रहा, तो ये दूसरी श्रृंखला खाएगा नहीं खाएगा, इसका इधर खाएगा नहीं खाएगा, ऐसे चलता है, क्रॉस बन रहा है, बोलो। तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड तो जाल बन रहा है, इसे ही बोलते हैं अपन खाद्य जाल। चलो चालू है, चलो लिखते हैं। एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं, एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जाल बनाती है, उसे खाद्य जाल कहते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फूड। खाद्य मतलब फूड, वेब मतलब क्या होता है, जाल। वेबसाइट क्या है, एक नेटवर्क है, जाल है, फूड वेब कहते हैं। अब देखो यहां पर अपन लिख सकते हैं, इसमें कोई भी जीव एक दूसरे जीवों का भोजन बन सकता है तथा वह जीव अन्य श्रृंखला के जीवों को खा सकता है। अर्थात सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जीवन संबंध में जुड़े होते हैं। यह आपके खाद्य जाल हो गया। अब इसमें अपन खाद्य जाल में अब बना सकते हैं, कोई सा भी दो श्रृंखलाएं ले लेते हैं साहब। देखो यहाँ पर घास ले लेते हैं, घास को आप जैसे टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को छिपकली खा रही है, छिपकली को सांप खा रहा है, और सांप को बाज खा रहा है, बाज। घास को बकरी खा रही है, बकरी को भेड़िया खा रहा है, भेड़िया को शेर खा रहा है। घास को और भी बना सकते हैं, पक्षी ले लेते हैं, पक्षी खा रहे हैं, पक्षी को कुत्ता खा रहा है और कुत्ते को शेर खा रहा है। अनेक बन सकते हैं, बोलो। यहाँ पर कीट ले लेते हैं, कीट को मछली खा रही है, मछली को बड़ी मछली खा रही है, और बड़ी मछली अगर बाहर आ जाए तो बड़ी मछली को शेर खा रही है। तो बड़ी मछली की जगह पर यहाँ लेते हैं, यहाँ पर पक्षी ले लेते हैं और पक्षी को। तो इसमें देखो एक दूसरे सब जुड़े हुए हैं। घास को ये भी खा सकता है, बकरी को ये भी खा सकता है ना, छिपकली को भेड़िया भी खा सकता है, भेड़िए को पक्षी भी खा सकते हैं, मरेगा तो खाएगा इसे। सांप को पक्षी भी खा सकता है। ये सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं, है ना। चलो, जरूरी नहीं है कि आप बनाओ ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, जो हमने पारितंत्र पढ़ा ना, परितंत्र के घटक पढ़े, जैविक और अजैविक। जैविक घटक में क्या क्या पढ़ा था अपन ने? उत्पादक पढ़ा था, उपभोक्ता पढ़ा था, और अपघटक पढ़े थे। ये जैविक है, ये जीव हैं, ये जीव परितंत्र वो बनाने में काम आ रहे नहीं आ रहे,
कैसे बना रहे? तो आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, पारितंत्र में अपमार्जकों या अपघटकों की क्या भूमिका है? तो सुन लो, अपमार्जक या अपघटक क्या होते हैं? अपघटक तो कल लिखा देता ना, वो सूक्ष्म जीव। अपमार्जकों अपन क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? सूक्ष्म जीव। जैसे कवक हैं, जीवाणु हैं, है ना, माइकोप्लाज्मा है, ये सब सूक्ष्म जीव हैं। सुन लो, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? मृत सड़े गले पदार्थ है ना, वातावरण को दूषित करते हैं। बोलो करते नहीं करते? उन मृत सड़े गले पदार्थों को मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है? सूक्ष्म जीव। तो कितनी बड़ी भूमिका है। अरे आप सोचो, जैसे मान लो कोई भी जानवर मर गया, तो जानवर के अंदर अनेक पोषक तत्व हैं, उसके अंदर दूसरे अनेक तत्व हैं। उन तत्वों को सबको कहाँ भेजना है? कहाँ भेजना है? मिट्टी में। कैसे भेजेंगे? उसको सड़ा के या गला कर ही तो भेजेंगे। तो देखो, जो मृत, जो सड़े पदार्थ होते हैं या मृत शरीर होते हैं, उनमें अपने आप सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं, और सूक्ष्म जीव अपना जीवन चलाते हैं, और उसको, उस मृत शरीर को खत्म करके किसमें मिला देते हैं? मिट्टी में। और मिट्टी में वो अवशोषित हो जाते हैं, तो वापस वो अवशोषित वो तत्व दूसरे जीवों में वापस अपना चक्रण पूरा कर लेते हैं। पूरी प्रक्रिया चलती है ये। आई बात समझ में? मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? प्रकृति से आ रहे हैं। प्रकृति में जैसे पेड़ पौधे सले गले नीचे पड़े। अरे आपने देखा होगा कि अपन ने खाद देखा, खाद जानते हैं ना, गोबर का खाद, या फिर कोई भी अब खाद बनाते तो उसमें सड़ी गली पत्तियां, बस भूसा, ये सब होता नहीं होता? अरे समझ में आया? ये सब होता है। तो जो खाद होता है, उस खाद में अच्छे पोषक तत्व होते नहीं होते? वो कहाँ से आए? क्योंकि ऊपर से जो मृत सड़े गले पदार्थों से जो वो खाद बना, उसमें पोषक तत्व आए। कहाँ से आए? जीवों के शरीर से आए। पेड़ भी क्या है? जीव हैं। जीवों के शरीर सड़ गए, उनको सूक्ष्म जीवों ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, और हमारे पास क्या बन गया? खाद बन गया। तो वापस वो मिट्टी वापस पेड़ पौधों में आ रही है। जीव खा रहे हैं, जीव मर रहे हैं, जीव जा रहे हैं मिट्टी में, जा रहे हैं, पोषक तत्व वापस जा रहे हैं मिट्टी में। ये देखो चक्रण हो रहा नहीं हो रहा? तो यही चक्र पूरा। अब आप सोचो, अगर अपघटक नहीं होते ना बेटा, तो मृत शरीर कहाँ जाता? ऐसे पड़ा रहता, और भूमि में पोषक तत्व जाते क्या? नहीं जाते। वो पोषक तत्व किसी और को मिलते क्या? नहीं मिलते। वो नहीं मिलते तो वो दूसरे पौधे पनपते क्या? नहीं पनपते। और नहीं पनपते तो आगे जीवन चक्र चलता क्या दूसरे जीवों का? बोलो, नहीं चलता। तो पूरा जीवन चक्र ही खत्म हो जाता, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही खत्म हो जाता। होता नहीं होता? परितंत्र ही हमारा खत्म हो जाता, पूरा सिस्टम खत्म हो जाता। अगर बीच में से एक कड़ी रुक गई तो आगे का सिस्टम चलेगा क्या? तो वो कड़ी को चलाने वाला कौन है? अपमार्ज। तो इनकी बहुत ज्यादा भूमिका है, वातावरण को शुद्ध करने में बहुत ज्यादा भूमिका है। तो मृत सड़े गले पदार्थ हैं, उनको कवक, जीवाणु, ये सब क्या कहते हैं? उसको सड़ा देते हैं, और सड़ाकर उसको मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी में मिलाकर पूरा आगे का चक्रण चलाते हैं। आई बात समझ में? समझ में आया? नहीं आया बेटा? नहीं आया? देखो, अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो जो जीव मरा है वो कैसे सड़ता, और सड़ के कैसे मिट्टी में मिलता? अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो वो अपने आप दुर्गंध फैलाता नहीं फैलाता? वो वातावरण को दूषित करता नहीं करता? और उस जीव के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं, हमारे अंदर पोषक तत्व नहीं है क्या? है ना, बहुत सारे। ये पोषक तत्व वापस कहाँ मिलना है? मिट्टी में मिलना नहीं मिलना? अरे हम काय के बने? कार्बन के। कार्बन को वापस किस में मिलाना है? मिट्टी में मिलाना नहीं मिलाना? अब अगर ये कार्बन अगर मिट्टी में नहीं मिलेगा तो दोबारा मिट्टी में कार्बन कहाँ से आएगा? दूसरे जीव कैसे बनेंगे? दूसरे जीव नहीं बनेंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो पूरा चक्रण चला रहे हैं। और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बहुत सीधा सा मीनिंग ध्यान रखना कि पारितंत्र में अपमार्जकों की विशेष भूमिका होती है। पारितंत्र में जो कवक, सूक्ष्म जीव या जीवाणु होते हैं, वो जीवों को, मृत या सड़े गले जीवों को वापस मिट्टी में मिलाने में काम आते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं। लिखने की बात चालू कर देंगे फिर। देखो बेटा, हमने जो समझा वही लिखा है। परितंत्र में अपमार्जकों या अपघटकों की क्या भूमिका होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। हमें पता है अपमार्जक या अपघटक ये भी परितंत्र का भाग है या नहीं है? है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये मृत सड़े गले पदार्थों, जो जटिल पदार्थ होते हैं, उनको पचाकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं, और वो पदार्थ कहाँ मिल जाते हैं? मिट्टी में, ताकि दोबारा चक्रण हो सके। तो हमने यही लिखा, जीवाणु, कवक आदि सूक्ष्म जीवों को अपमार्जक या अपघटक कहते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ये पदार्थ मिट्टी में अवशोषित हो जाते हैं। अतः ये सूक्ष्म जीव, ये कौन सूक्ष्म जीव? ये जो अपमार्जक हैं, ये पुनः चक्रण में सहायता करते हैं। पुनः चक्रण को बोलते हैं रिसाइकल। क्या बोलते हैं? रिसाइकल करना, मतलब कोई भी चीज को दोबारा नया करना, तो उसको उसमें सहायता करते हैं। ये हमारा आप परितंत्र के बारे में खत्म हो। अब आता है ओजोन के बारे में। क्या आता है साहब? ओजोन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ओजोन क्या है, कैसे बनती है, ओजोन परत कहाँ मिल रही है, ओजोन परत हमारे को क्या, ओजोन परत हमें क्या, किससे सहायता कराती है,
ओजोन परत का क्षय कैसा हो रहा है, ये सब पढ़ेंगे अपन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन के हिसाब से चले अपन, तो क्वेश्चन लिखो ओजोन 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 क्या है, यह पारितंत्र मतलब पर्यावरण को एक तरह बोलते हैं, ये पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। ओजोन प्रभावित नहीं करेगी, इसका मतलब नहीं कि ओजोन की वजह से हमारा पारितंत्र प्रभावित हो रहा है, नहीं, ओजोन तो में हमारे इकोसिस्टम को बचा रही है। क्यों, अभी देखेंगे। देखो तो देखो बेटा, अब इसके बारे में अपन बात करें, ओजोन क्या है सुन लो। ये हमारी पृथ्वी है साहब, क्या है साहब, ये पृथ्वी अर्थ है जिसमें हम रहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ ये हमारा क्या है, वायुमंडल। बोलो क्या है ये, वायु, बोलो वायुमंडल में वायु उपस्थित है, मतलब ऑक्सीजन गैस उपस्थित है, सभी गैस है, ऑक्सीजन भी है साहब। ये है सूर्य, क्या है बोलो, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, कौन सी किरणें, यूवी रेज, सूर्य सभी प्रकार की किरणें आती है। यूं कि जैसे प्रकाश आ रहा है तो ये पराबैंगनी आ रहा है, नहीं, पराबैंगनी किरणें बहुत हानिकारक किरणें होती है। अपन बोलते हैं कौन सी किरणें, यूवी अल्ट्रा वायलेट, इनको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। सुन लेना, समझ लेना, लिखेंगे तो तब लिख लेना पराबैंगनी किरणें, अभी कोई भी लिखने में ध्यान नहीं देगा। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें क्या करती है, ये बहुत हानिकारक किरण है। ये क्या करती है हमें पता है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, O2, ऑक्सीजन का सूत्र है। और ओजोन का सूत्र मैं बता दूं, ओजोन का सूत्र है O3। बोलो क्या है, ओजोन का सूत्र क्या है, O3। मतलब ओजोन में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं, 3। कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं, 3। अब देखो पराबैंगनी किरणें क्या करती है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है ना, इस ऑक्सीजन गैस को, वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस को यूवी किरण 2 भागों में तोड़ देती है, अलग अलग परमाणु में तोड़ देती है, समझ लेना। ऑक्सीजन गैस को पराबैंगनी किरण अलग अलग परमाणु में तोड़ देती है। अब जो ये अलग अलग परमाणु टूटा, ये इनमें से एक परमाणु ऑक्सीजन से क्रिया करके O3 बना लेता है। बोलो बनाता नहीं बनाता, अरे समझ में आया। मतलब देखो जो पराबैंगनी किरण है ना, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन को तोड़ती है, तोड़कर अलग अलग कर देती है। अब साहब माना जैसे ऑक्सीजन तो अनेक, ऑक्सीजन की गैस के अणु तो अनेक है या नहीं है, तो अब जो अलग अलग परमाणु किया वो कितना ही तोड़े, तोड़ लो भले से, तोड़ने से O अलग हुआ तो O वापस O2 से क्रिया करके क्या बना देता है, O3। क्या बनाता है बोलो, सुन लेना। इसका मतलब वायुमंडल में एक ओजोन की ऐसे अनब्रेकेबल लेयर बन रही है चारों तरफ, जो अभी टूटी नहीं है, लेकिन अब आपने तोड़ दी क्योंकि आप मतलब इंसान बहुत खराब है। मतलब वायुमंडल में चारों तरफ किसकी लेयर बन गई, O3 मतलब ओजोन की लेयर बन रही है। समझ में आया। ये ओजोन की लेयर क्यों बनी, क्योंकि इसके बाहर भी ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस ने पराबैंगनी किरण तोड़ती गई और वो O परमाणु O2 से ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। ये ऑक्सीजन परमाणु है और ये ऑक्सीजन अणु है। आई बात समझ, ये ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन अणु है, ये आपस में मिलकर O3 ओजोन परमाणु बनाता है, सॉरी ओजोन अणु बनाता है। क्या बनाता है, ओजोन का अणु बन गया। ओजोन का अणु नहीं टूटता यूवी से, ओजोन का अणु यूवी से नहीं टूटता। अब देखो ये अब चारों तरफ एक सुरक्षा लेयर बन गई हमारी पृथ्वी के, किसकी बनी, ओजोन की। तो इसको बोलते हैं अपन ओजोन परत। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओजोन या ओजोन परत बोल देते हैं। ये ओजोन परत क्या कर रही है, सूर्य से आने वाली कौन सी किरण, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती। सुन लेना। अब ये इतनी हानिकारक है, अगर ये ओजोन परत नहीं होती ना तो अपन कब के ही सड़ जाते, क्योंकि ये हमारी त्वचा में कैंसर पैदा करती है, हमारी स्किन को खराब कर देती है, हमारे अंदर बहुत सारी त्वचा कैंसर या बहुत सारी त्वचा के रोग पैदा करती है। कौन, पराबैंगनी किरणें। इनको बचाती है कौन, आने से कौन बचाती है, लेकिन हम इतने खराब हो गए जो क्या कर, अब ओजोन, अब अगर ये परत कहीं ना कहीं से टूट जाए, ऐसे टूट जाए तो इनसे किरण आएगी नहीं आएगी, बोलो। ये किरणें हमारे यहां तक पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है और जिसकी वजह से इतनी बीमारियां हो रही हैं त्वचा की, क्योंकि हमने ओजोन परत को तोड़ दिया, ओजोन परत का क्षय कर दिया। पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या है ये समझो,
ओजोन परत क्या है वही देख लें। ओजोन क्या है? ओजोन एक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से मिलता है, ओजोन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन परमाणु कौन बनाता है? यूवी रेज बनाती है, ऑक्सीजन अणु को तोड़ती है, अलग अलग में तोड़ देती है। उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु अणु से मिल क्रिया करके ओजोन, ये तो ओजोन है साहब। ओजोन आपस में एक लेयर बनाती है जिसको अपन बोलते हैं क्या? ओजोन परत। ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। कौन? ओजोन परत। देखो पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ये परितंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। किससे? सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों से। लेकिन अब यहां पर अपन बात करेंगे ओजोन से, उसको यही समझ लेते हैं, फिर बाद में लिखेंगे ओजोन से। से मतलब तोड़ना। ओजोन परत टूट रही है साहब, ओजोन परत टूट रही है। क्यों? क्योंकि हम लगातार एसी का उपयोग कर रहे हैं। बोलो कर रहे नहीं कर रहे? फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? इन एसी और फ्रिज में एक ऐसी गैस है जिसको बोलते हैं CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। समझ गए? ये CFC क्या कर रहा है? इससे क्रिया करता है और O को अलग अलग तोड़ देता है। मतलब ये इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक आ रही नहीं आ रही? आ रही है। तो हमें त्वचा कैंसर हो रहा है, हमें त्वचा की अनेक बीमारियां हो रही है। इसको बोलते हैं ओजोन क्षय। ये किसने किया? हमने किया। किसने किया? क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बोलो, अरे हमने पेड़ पौधे काट दिए तो गर्मी तो लगेगी लगेगी। गर्मी लग रही है तो एसी लगा रहे हैं। एसी है ना, एसी बहुत हानिकारक CFC को छोड़ रही है। ये CFC क्या कर रहा है? वायुमंडल में जा रहा है और वायुमंडल में जा रहा है ओजोन से क्रिया करके ओजोन को तोड़ रहा है। इसे बोलते हैं ओजोन से। ओजोन से ओजोन को तोड़ना। कौन तोड़ रहा है? CFC तोड़ रहा है। अगर हम पेड़ पौधे लगाते, हम वातावरण को अच्छा बनाते, ग्रीन रखते, तो गर्मी लगती क्या? और गर्मी नहीं लगती तो एसी चलाते क्या? एसी नहीं चलाते तो फिर ओजोन सही नहीं होता। क्योंकि हम ही जितना, हमें जितनी सुविधा मिल रही है ना, उतना ही हमारे लिए हानिकारक है बेटा। आई बात समझ में? आज से 100, 200, 500 साल पहले कितनी हरियाली थी, पहले इतनी गर्मी नहीं थी। इस वजह से क्या बढ़ती जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग। नहीं जानते ग्लोबल वार्मिंग? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पृथ्वी डूबती जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर मतलब वही पहाड़ पिघल रहे हैं, पानी बढ़ता जा रहा है नदियों में पानी बढ़ता जा रहा है, समुद्र तल ऊंचा हो रहा है और समुद्र तल बढ़ता जा रहा है तो पृथ्वी डूबती जा रही है। द्वारिका पुरी का एग्जाम्पल सबने देखा है। समुद्र किनारे गुजरात में द्वारिका है या नहीं है? वो द्वारिका पहले समुद्र के किनारे थी, आज वो द्वारिका समुद्र के नीचे है। कितना समुद्र ऊपर चढ़ गया। माना वो 20,000 साल की पहले की बात है, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? तापमान बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो पानी का स्तर बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पेड़ पौधे ही नहीं लगा रहे। पूरा एक ही बात पे जाता है रीजन कि आपने पेड़ पौधे काटे हैं, पेड़ पौधे नहीं लगाए। चलो वो तो बात की बात है, अपन समाज सेवा नहीं करें, अपन यहाँ पढ़ा रहे हैं। लेकिन सीधा सा मीनिंग में बार बार आपको मैंने पहले बोला है कि पेड़ पौधे जितना लगाओगे उतना ही फायदा रहेगा, आपके नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए रहेगा। वो सब इस वजह से क्योंकि हमारी जो ऊपर की जो सुरक्षा लेयर है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं ओजोन परत, ये खत्म होती जा रही है। ये सुरक्षा लेयर इतनी हमें इतनी सुरक्षा देती थी, अब आज कितने कैंसर हो रहे हैं, त्वचा कैंसर, कितनी स्किन की बीमारियां हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण खराब हो गया। वातावरण खराब क्यों हुआ? क्योंकि हानिकारक किरणें वातावरण में आ गई, और वातावरण में आ गई। देखो इन हानिकारक किरणों का एक और ये रीजन है, ये किरणें आ तो जाती है लेकिन यहाँ से टकराकर वापस नहीं लौटती, क्योंकि ये वापस ये नहीं लौटने देती। तो ये सोचो, ये यहाँ से टकरा कर जाएगी तो यहीं रहेगी, तापमान बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी? बढ़ाएगी। इसलिए पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। चलो ये सब बातें हैं कहने की है, इन पे ध्यान मत दो। आप तो केवल पढ़ो है ना। केवल ये है कि आप, ये पार्ट इसलिए दिया गया है कक्षा 10th में, मैं आपको बता दूं कि आप ये पार्ट लास्ट में है ना, लास्ट में इसलिए दिया गया है कि ताकि आपने सब कुछ ज्ञान तो ले लिया विज्ञान का, आप अपनी प्रकृति को बचाने का भी ज्ञान लो, इसलिए ये पार्ट दिया गया है। इसमें आपको देखो सबसे पहले ये बताया पर्यावरण क्या है, बताया पर्यावरण में हमने देखा, हमें यही पता नहीं था पारितंत्र क्या है। अब पता लगा यार वास्तव में एक जीव दूर जीव जुड़ा, वन जुड़ा। बोलो, मैंने आपसे अभी वो एग्जांपल नहीं दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, हमने एक ऊर्जा स्तर पढ़ लिया। बोलो पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा था। ऐसे अलग अलग, मान लो यहाँ घास था, यहाँ पर गाय थी या फिर हिरण थी यहाँ पर। अब देखो अगर आप घास को खत्म कर दोगे तो हिरण बच पाएगी क्या? और हिरण को जो खाता है शेर बच पाएगा क्या? चलो ठीक है, घास तो रखा आपने, हिरण को खत्म कर दिया, जंगल में सभी जानवरों को खत्म कर दिया जो किसको खाते थे,
उन जानवरों को आपने धीरे 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 खत्म कर दिया, अरे ये खत्म हो गए, तो किसकी मात्रा बढ़ेगी? इसकी मात्रा जरा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ये मरेगा नहीं मरेगा? कि घास खाएगा क्या? नहीं। इसलिए एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है। ये इसलिए पाठ दिया गया है कि आप इस पाठ को समझो और अपनी प्रकृति को बचाओ, तभी लास्ट में दिया है। अगर पहले ही बचाओगे तो आप फिर पढ़ोगे नहीं, आप सोचोगे वास्तव में यार अपने समय समाज सेवा करनी, तो पहले आपको दूसरे पाठ दे कि आप पढ़ तो लिए, आप थोड़ा ज्ञान ये भी रखो, वास्तव में रखना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के अंदर थोड़ा सा तो इतना मतलब थोड़ा सा ज्ञान तो ये होना चाहिए कि मुझे सब कुछ करने के साथ साथ मेरी प्रकृति बचानी चाहिए। आई बात समझ में? तभी तो बोलते हैं जितना पेड़ लगाओगे, अरे आपके दादा परदादा ने जो पेड़ लगाए उनकी वजह से आप ऑक्सीजन ले रहे हो। अब आप नहीं लगाओगे तो आपके बेटे पोते कैसे ऑक्सीजन लेंगे? कहाँ से लेंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर लाएंगे कहाँ से लाएंगे? आई बात समझ में? ये सोचो, इस वजह से आपके लिए प्रकृति का पाठ। तो देखो हमने पारितंत्र पढ़ा, पारितंत्र में देखा यार एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। उसके बाद हमने देखा ओजोन, यार अगर ओजोन को अपन खत्म करेंगे तो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। आई बात समझ में? बोलो। तो अभी कचरा प्रबंधन भी आएगा। अपन दिन भर में जो भी कचरा कर रहे हैं, कौन सा कचरा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा कचरा करना चाहिए जो थोड़े समय बाद नष्ट होकर वापस मिट्टी में मिल जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो हजारों सालों तक खराबी नहीं हो, उसकी वजह से दूसरे पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाए। जैसे मैंने पॉलीथीन बताया था, जानते हो पॉलीथीन, जहां पर पॉलीथीन गिर जाती है ना उस जगह पर 1000 साल तक पेड़ पौधे नहीं उगते। कब तक? 1000। भले से आप पॉलीथीन गिरा के देख लो, पॉलीथीन को दबा दो और वहां पर उसके नीचे कभी कोई पेड़ पौधा नहीं होगा। आई बात समझ? तो वो पढ़ेंगे अपन, कचरा प्रबंधन पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट लिखते हैं, जो समझा उसको। कौन है? देखो हमने जो समझा कि ओजोन क्या है, ये परितंत्रों किस प्रकार प्रभावित करती है। देखो मैंने बताया कि ओजोन का सूत्र है O3। क्या है साहब? O3। मतलब इसमें कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 3। अब 3 ऑक्सीजन तो आते नहीं है, हमेशा 2 ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन अणु बनाते हैं। हमें पता है जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन अणु है O2। O2 को पहले कौन तोड़ेगा? यूवी किरण। कौन तोड़ेगी? यूवी किरण O2 को अलग अलग O में बदल देगी, और जो अलग अलग O हुआ उसमें से O2 से मिलकर क्या बना लेगा? O3 बना लेगा। ये तो ओजोन के निर्माण की परत हो गई साहब। ओजोन परत एक तरह से बोल सकते हैं ओजोन जो गैस है ये हानिकारक गैस है हमारे लिए भी, लेकिन ये नीचे नहीं रहती। कहाँ रहती है? हल्की रहती है, जो ऊपर रहती है। ये ऊपर एक वायुमंडल में पृथ्वी के चारों तरफ एक परत बनाती है जिसको बोलते हैं अपन ओजोन परत। ये परत सूर्य से आने वाली किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती और हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो ओजोन है तो हानिकारक, लेकिन हमारे लिए क्या है साहब? लाभदायक, जो पृथ्वी तक हानिकारक किरणों को नहीं आने देती। देखो साहब ये लिखा कि ओजोन का अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना है, जबकि सामान्यतः ऑक्सीजन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2। ऑक्सीजन के अणु में तो कितने होते हैं? 2, लेकिन ओजोन में कितने होते हैं? 3। ओजोन एक घातक विष है, परंतु वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन एक आवश्यक कार्य करती है। क्या करती है? ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, क्योंकि हमें पता है पराबैंगनी किरण क्या करती है? त्वचा कैंसर करती है, त्वचा में अल्सर मतलब बड़े बड़े घाव पैदा कर देती है। देखो ओजोन का निर्माण कैसे हुआ, इसको भी लिखना है ओजोन में कि ऑक्सीजन जो अणु है, समझो इधर देखो, बाद में लिखना। ऑक्सीजन अणु मतलब O2 को यूवी किरण ने क्या कर दिया? अलग अलग ऑक्सीजन परमाणु में तोड़ दिया। ये ऑक्सीजन परमाणु क्या करेंगे? अगले O2 अणु से, ऑक्सीजन परमाणु O2 अणु से मिलकर O3 बनाते हैं, इसको बोलते हैं अपन ओजोन। ओजोन हल्की होती है ऑक्सीजन से भी, तो ये क्या कर देती है? मतलब वायुमंडल में जाती है और एक परत बनाती है। देखो वायुमंडल में उपस्थित O2 गैस को यूवी किरण विघटित मतलब तोड़कर ऑक्सीजन परमाणु में बदल देती है, तथा यह परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन निर्माण करता है। जो ये यहाँ पर अपने लिखा वो इसको यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर लिया हमने। अगर क्वेश्चन भी आ जाए तुम्हारे पराबैंगनी किरणों से क्या हानि होती है? ये हमारी त्वचा में कैंसर मतलब गिठाने पैदा कर देती है, घाव पैदा कर देती है, मतलब हमारे शरीर को खराब कर देती है। कौन? पराबैंगनी किरणें। और भी है, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकती है, मतलब उष्मीय उष्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्मीय उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन लेके आएंगे कि ओजोन सही के बारे में बताइए। ओजोन सही क्या है? मतलब ओजोन परत का टूटना। कैसे टूट रही है? हमारी वजह से टूट रही है, क्योंकि हम जो केमिकल हैं CFC, जो हमारे, इसके बारे में और डिटेल से लिखूंगा कि देखो मानव निर्मित जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या कर रहा है? ये ओजोन से क्रिया करके उसको तोड़ रहा है, अलग अलग परमाणु में बदल रहा है। O को मतलब O3 को 3 O में बदल रहा है, मतलब तोड़ ही रहा है। तोड़ रहा है तो फिर अब आप भी बोलोगे सर तोड़ेगा तो वापस मिलके जुड़ नहीं जाएगी। ये इतनी मात्रा में तोड़ रहा है कि जुड़ कम रही है, टूट ज्यादा रही है। तो बताओ परत थोड़ी हल्की होगी नहीं होगी, और हल्की होगी तो पराबैंगनी किरणें से अब अंदर आ जाएगी।
तो ये जो परत टूट रही है इसको बोलते हैं अपन ओजोन क्षय। क्षय मतलब टूटना, क्षय मतलब क्या होता है? टूटना। अब इसके लिए जो हमारे देश के UNEP, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय जो वातावरण का जो प्रोजेक्ट है, उसने एक नियम बनाया कि आप एसी का प्रयोग तो कर रहे हो लेकिन बिना CFC रहित एसी का उपयोग करो, CFC को कम से कम छोड़ो ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे। उसके लिए अलग अलग राष्ट्र, सभी देशों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया। क्योंकि देखो, अगर हम ही नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? क्योंकि हमें पता है कि अगर धीरे धीरे इसे टूटती गई ना तो एक दिन ये नष्ट हो जाएगी और आपकी पृथ्वी बिल्कुल जल के राख हो जाएगी। यही बात समझ में? तो इसके लिए अगला क्वेश्चन वही अपने हिसाब से बनाएंगे कि ओजोन क्षय क्या है उसके बारे में बताए, तो उसके बारे में 4-5 लाइन लिखेंगे। इसको उतारो आप। अब दिख गया ना? कंप्लीट हो गया। उस वाले क्वेश्चन को बाद में करेंगे। देखो लिखना बंद करो। अगला वापस क्वेश्चन लेके आए अपन, ओजोन क्षय के बारे में बताइए। हमें पता है ओजोन क्षय मतलब ओजोन को नष्ट करना, धीरे धीरे ओजोन का परत कम करना। इसमें हमने क्या लिखा कि ओजोन परत हमारे द्वारा जो निर्मित जो रसायन है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है? ओजोन परत को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है और ओजोन परत को धीरे धीरे पतला कर रहा है। मतलब उसको ओजोन परत की मात्रा में गिरावट आ रही है धीरे धीरे, उसको अपन बोलते हैं ओजोन क्षय। ये ओजोन क्षय क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रेगुलर रेफ्रिजरेटर, एसी, वातावरण जो भी चीज़ें हैं जो ठंडा करती है, इससे जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो केमिकल निकलता है, ये क्या करता है? हमारे ओजोन को नष्ट करता है। उसके बाद फिर 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण कार्यक्रम चलाया। 87 में उसने कहा कि अब ध्यान रखो, आप हमारे यहाँ पर ओजोन का क्षय बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो आप 87 मतलब 86 तक आपके यहाँ जितने CFC का उत्पादन है उतना ही रखो, इससे आगे मत बढ़ने दो। जितना हो गया उतना तो ठीक है, वापस सही हो जाएगा, लेकिन आप अगर बढ़ाते रहोगे CFC का उत्पादन तो ये CFC क्या करेगा? उस ओजोन को नष्ट कर देगा और आप धीरे धीरे नष्ट हो जाओगे। तो देखो हमने क्या लिखा कि ओजोन परत का मानव द्वारा निर्मित रसायन जैसे CFC द्वारा धीरे धीरे अपघटन हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? ओजोन क्षय कहते हैं। 1980 में वायुमंडल में लगातार ओजोन परत का क्षय हो रहा है। 1980 से हो रहा है साहब भाई, 80 से, उससे पहले भी हो रहा था, लेकिन उससे पहले इतनी मशीनरी नहीं थी। अब क्योंकि ज़्यादा सुविधा चाहिए, उससे पहले खींच के था। तो जो आउट ऑफ कंट्री है, जो जैसे रिच जो कंट्री है, जैसे बोल सकते हैं डेवलप कंट्री, अमेरिका है ना, इंग्लैंड है, इनके पास ही था पहले एसी। हमारे पास था क्या? अब सभी देशों के पास एसी है ना, रेफ्रिजरेटर है, सभी हैं, सबके पास है। तो कितनी मात्रा में CFC निकल रहा है? तो 1980 से देखा कि यार बहुत ज़्यादा होल हो गया, ओजोन परत में बहुत बड़े बड़े छेद हो गए। उन छेदों से क्या आ रही है साहब? पराबैंगनी किरणें आ रही है। तो उन्होंने देखा 1980 से वायुमंडल में लगातार ओजोन का क्षय हो रहा है, जिसका मुख्य कारण कौन है? CFC को माना गया है। अतः 1987 में UNEP, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, यूनाइटेड मतलब संयुक्त, नेशनल मतलब राष्ट्र, ई मतलब एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्व अनुमति मतलब सबकी सहमति, सभी देश मिले, उनकी सहमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 तक के स्तर तक ही रख दो। भाई 87 में बनी, तो उससे देखा यार एक साल पहले के देखेंगे भाई इतना उत्पादन हो रहा है, तो इतना ही रखो, अब इससे ज्यादा मत करो। मतलब 1987 में बनी, तो उन्होंने कहा कि 86 तक आपके पास जितना CFC का उत्पादन हुआ है ना उतना ही रखो, इससे ज्यादा मत बढ़ाओ CFC को। तो 1986 के स्तर तक ही सीमित रखा जाए। इसके लिए CFC रहित रेफ्रिजरेटर एसी का उपयोग किया जाए, ये अनुमति बनी। आगे बात समझ में? क्वेश्चन कैसे बन सकता है? कर लोगे? अरे आपसे भी पूछ लेगा छोटा छोटा कि ओजोन से कौन कर रहा है? CFC कर रहा है। उसके लिए क्या बना? NEP ने एक मीटिंग करी, उसमें क्या कहा कि CFC का उत्पादन कम करो, ये तो लिखा हमने। आगे बात समझ में? चलो उतार लो। देखो अगला टॉपिक आता है हमारा कचरा प्रबंधन। क्या आता है बोलो? कचरा प्रबंधन का मतलब है कि आपने देखो बड़े बड़े शहरों में या हमारे शहरों में भी देखा हो, कहीं जो शहरों से बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े गड्ढों में या बड़े बड़े कचरों के ढेर लगे रहते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि शहर का कचरा बाहर निकालकर उसको इस प्रकार डाल दिया कि वो धीरे 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 मिट्टी में मिल जाए, उसको वापस मिट्टी में मिलाना है, उसको बोलते हैं अपन कचरा प्रबंधन। तो कभी भी क्वेश्चन नहीं है कचरा प्रबंधन किसे कहते हैं, इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा। देखो कचरा प्रबंधन में 2 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। कितने प्रकार के? 2। सुन लो इधर, ध्यान इधर दे लो, जब तो नैया पार लग जाएगी। यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा,
जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। सुन लेना चुपचाप, तभी बोल रहा हूं, इधर देख लो। कचरा प्रबंधन में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कितने प्रकार के? एक तो होते हैं जैव निम्नीकारक पदार्थ, जैव निम्नीकारक पदार्थ या निम्नीकरण पदार्थ, और एक होते हैं अजैव निम्नीकारक पदार्थ। ये बोलते हैं जैव अनिम्नीकारक पदार्थ बोल देते हैं। कहने का मतलब ये क्या है कि आपके पास जो कचरा है ना, उसमें 2 प्रकार की चीजें हैं। एक तो वो जो धीरे 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 मिट्टी में मिल जाएगी, जिनसे हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। एक वो जो कभी भी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपके वातावरण को पहुंचाएगी, आपके शरीर को पहुंचाएगी, आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगी। 2 प्रकार की चीजें, तो हमें पता लग गया ना, अब तो दिख गया। जैव निम्नीकारक मतलब ऐसे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीव खाकर, पढ़ा था ना अपन अपमार्जक, ऐसे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीव खाकर जटिल से सरल में बदलकर मिट्टी में मिला दे, वो तो क्या कहलाएंगे? जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे साहब सब्जी के छिलके हो गए, सब्जी के छिलके जानते हैं, सब्जी या फिर फल है ना, या फिर गाय भैंसों का मलमूत्र, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो सड़ जाएंगे, सड़ के वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। बोलो टाइम लगेगा लेकिन सड़ जाएंगे। सड़ाने में थोड़ा सा हमारा वातावरण प्रदूषण होगा, चलो ठीक है, थोड़ा सा होगा, लेकिन बाद के लिए तो सही है अपन। अजैव निम्नीकारक पदार्थ वे होते हैं जिनका निपटान नहीं होता भाई, उनका तो वापस मशीनों में रिसाइकल करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब जिनका जीवों द्वारा, अजैव मतलब जीवों द्वारा नहीं, बोल सकते हैं जिनका जीवों द्वारा निपटान नहीं होगा। जीवों द्वारा निपटान मतलब खत्म नहीं होगा। जैसे पॉलीथीन है, संश्लेषित पदार्थ है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सब इनको अपन जीवों के द्वारा खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं। जिनको जीव खा नहीं सकते, जिनको जीव मिट्टी में नहीं मिला सकते, और ये हमारे लिए हमेशा हानिकारक है। देखो मिट्टी, मैंने फिर बोला है, फिर बोल रहा हूं, जिस जगह पर मिट्टी में पॉलीथीन दब गई ना, उस पॉलीथीन को आपने नहीं निकाला तो वो पॉलीथीन के नीचे वाली पूरी मिट्टी बंजर हो जाएगी धीरे धीरे, वहां पर हजारों सालों तक कोई पेड़ नहीं उगेगा। आई बात समझ? क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसा है, आपने देखा होगा, पॉलीथीन का मतलब है कि वायु को बिल्कुल रोक देना, समझे? अरे आपने आपके हाथ को पॉलीथीन से बंद कर लिया तो आपके हाथ में वायु जाएगी क्या? जाएगी क्या? नहीं जाएगी। आप अपने हाथ को जाली, या फिर जैसे आप कोई कपड़े का टुकड़ा ले लोगे, कपड़े का, तो कपड़े में उससे बांधो, अंदर वायु जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी। लेकिन पॉलीथीन बांधो वायु जाएगी क्या? इसका मतलब कपड़े का टुकड़ा तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, लेकिन पॉलीथीन धीरे धीरे, अब नष्ट नहीं होगी तो अंदर की जो भी चीजें, मिट्टी है, वो नष्ट होगी नहीं होगी? बोलो। तो पॉलीथीन सबसे बड़ी बीमारी है, तभी तो धीरे धीरे पॉलीथीन बैग हटाए। देखो तभी तो डिस्पोजेबल कप आ गए। कौन से कप? प्लास्टिक वाले नहीं, कौन से? कागज वाले आते ना, चाय पीने के कागज वाले। पहले कांच के थे, कांच भी हमारे शरीर लिए हानिकारक होता है, प्लास्टिक भी हमारे शरीर लिए हानिकारक होती है। लेकिन अपन ने बोला अपन तो बस इतना पढ़ने, कचरा प्रबंधन मतलब अपन कचरे को निपटान करेंगे। कचरा प्रबंधन में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैव निम्नीकारक पदार्थ और अजैव निम्नीकारक पदार्थ। क्वेश्चन आता है ये कि जैव निम्नीकारक पदार्थ किसे कहते हैं या फिर अजैव निम्नीकारक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट हो जाते हैं या सूक्ष्म जीवों द्वारा जिनका निपटान हो जाता है, उन्हें तो क्या बोलते हैं? जैव। जैव मतलब जीवों द्वारा निपटान, अजैव मतलब जीवों द्वारा निपटान नहीं। वे पदार्थ जिनका जीवों द्वारा निपटान नहीं होता, वो क्या होते हैं? अरे अपघटक काहे के लिए हैं? अपघटक इसके लिए तो है, इसको समाप्त करने के लिए। अब अगर इसमें अगर ऐसी चीजें डाल दे जिनको वो अपघटक समाप्ति नहीं करे, तो वो आपके लिए हानिकारक है या नहीं? इसलिए बोलते हैं कि अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐसे पदार्थों का उपयोग कम करो जो आपको बाद में नुकसान पहुंचाए। तभी तो प्लास्टिक बैग कम हो गए, पॉलीथीन कम हो गई। पहले कितनी थी? अब पॉलीथीन का तो आप बताओ क्या उपयोग होगा? पॉलीथीन से वापस आप अगर पॉलीथीन को जलाओगे तब भी वायु प्रदूषण होगा नहीं होगा? तो पॉलीथीन कितनी हानिकारक है। पॉलीथीन को आप कहीं ना कहीं गड्ढे में गाड़ दोगे तो वहां की मिट्टी बंजर हो जाएगी, तो इसका रिसाइकल ही हो सकता है और जिससे हमारा वायु प्रदूषण होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है उसने कि जैव निम्नीकारक पदार्थ हैं, ये भी हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं क्या? हाँ करते हैं, क्योंकि देखो जब तक नहीं सड़ते तब तक तो करेंगे ना। अब सड़ते समय बदबू आएगी नहीं आएगी? जैसे मान लो सब्जियां हैं या फल के छिलके हैं या फल सड़ गए, सब्जियां सड़ गए, उनको अपन कई गड्ढे में फेंक देते हैं, थोड़े दिनों तो बदबू आती नहीं आती? आती है ना। तो उस समय तो वो वातावरण को प्रदूषण कर रहा है, तो अपन वही बात लिखेंगे। सुन लेना मैंने क्या कहा, यहां से क्वेश्चन उठाऊंगा मैं। ये कहा कि जैव निम्नीकारक पदार्थ वातावरण को प्रभावित करते हैं क्या? हाँ करते हैं, क्योंकि जब उनका अपघटन हो रहा होता है,
जब उनका सड़ाव हो रहा होता है, जब उनमें सूक्ष्म जीव पड़ गए, उनको खत्म कर रहे होते हैं, तब तो वातावरण में प्रदूषण आता है, बदबू आती है, तब होता है बस। लेकिन ये हमारे लिए सही है, ये पदार्थ हमारे लिए सही नहीं। आगे बात समझ में, बहुत सीधा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कचरा प्रबंधन का मतलब है कि हम कचरे को का निपटान करके वापस रिसाइकल में ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं? रिसाइकल, दोबारा पुनः चक्रण करा रहे हैं। उसके हम जानते हैं, अब क्वेश्चन इसमें पूछता है कि इसमें कितने प्रकार के पदार्थ हैं? 2 प्रकार के, जैव निम्नीकारक, अजैव निम्नीकारक। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जैव निम्नीकारक अजैव निम्नीकारक पदार्थों में अंतर बताइए, वो भी यहाँ से बन जाएगी। समझ में आया? बोलो। तो अपन क्वेश्चन लिखते हैं, चलो। जो हमने समझा उससे क्वेश्चन निकाला कि कचरा निपटान के लिए या कचरा प्रबंधन में 2 प्रकार के पदार्थ आते हैं बेटा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ये क्वेश्चन पक्का है, ध्यान रखना, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका अंतर पूछेगा इन दोनों को बड़ा याद कर लेना। जैव निम्नीकरण पदार्थ का मतलब है वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या किया जा सकता है? अपघटन, जिनका वापस सूक्ष्म जीवों द्वारा अगर मिट्टी में मिलाया जा सकता है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अब इसका उल्टा क्या है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका निपटान नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? जीवों के द्वारा। दूसरे तो मशीनों के द्वारा तो कर सकते हैं, लेकिन जीवों द्वारा उनका निपटान नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आगे देखिए, इसके बाद लिखेंगे कि अजैव निम्नीकरण पदार्थ या जैव निम्नीकरण पदार्थ यह हमारे पारितंत्र को प्रभावित करते हैं? हाँ, करते हैं। ये तो हमेशा ही करेंगे। ये भी कब करेंगे? थोड़े समय के लिए। कब? जब इनका अपघटन हो रहा हो, तब। जब इनका क्या हो रहा हो? अपघटन, तब करेंगे। समझ में आया? चलो उतार लो। देखो बेटा, अपन ने जैव निम्नीकरण पदार्थ पढ़े और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ पढ़े, तो आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। हमें पता है आप जैव निम्नीकरण, क्योंकि कचरे का निपटान कर रहे हो। क्या कर रहे हो? निपटान, मतलब कचरे को आप साफ कर रहे हो, साफ, उसको वापस मिट्टी में मिला रहे हो। तो कचरा कैसा भी हो, जैव हो या अजैव हो, दोनों में पर्यावरण प्रदूषण तो होगा ही होगा। अगर जैविक होगा तो सड़ेगा तो वातावरण में क्या? बदबू फैलेगी। तो वही है, जैविक पदार्थ के अपघटन से पर्यावरण बदबूदार हो जाता है। ये हानिकारक प्रभाव है या नहीं? लेकिन माना थोड़ा तो होता है, लेकिन होने दो। दूसरा है, जैविक अपघटन से CO2 गैस निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है। दूसरा है इसका उल्टा, ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मतलब अजैव निम्नीकरण पदार्थों के बारे में लिखना है कि अजैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन लंबे समय तक नहीं होता ना, तो वो पर्यावरण में बने रहते हैं और वह हमारे वातावरण को या पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। दूसरा है, यार इनका निपटान ही नहीं हो रहा, अगर आप इनको जलाओगे तब भी क्या होगा? CO2 गैस निकलेगी, वातावरण को वायु प्रदूषण होगा। हमने अपने मन से एक क्वेश्चन बनाया कि आप कचरा निपटान की समस्या को कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं साहब? पहले बात तो कचरा निपटान तो करना ही नहीं है हमें, तो साहब अब देखो, अगर मनुष्य है तो गंदगी होगी साहब, लेकिन आप जितना हो सके उतना उन चीजों का उपयोग करो जो जिनका अपघटन हो सके। जैसे मान लो अब आप बाजार जा रहे हो तो अपन पॉलीथीन की जगह जूट का थैला आता है ना, जूट आते हैं, रस्सी का थैला जानते हो, उसका थैले का उपयोग करो, कपड़े का थैले का उपयोग करो, ताकि अगर उसको आप वो फट भी जाए, उसको फेंक भी दो, तो वो कपड़ा काहे का बनता है? रेशम का। और रेशम क्या है? एक बायो प्रोडक्ट है। रेशम क्या है? जैविक उत्पाद है जो आसानी से गल जाएगा और आपका पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। समझ में आया? और अगर आप कचरे को निपटान करें तो ऐसी जगह पर रखो उस कचरे को, ताकि वहां से वातावरण को नुकसान कम हो, और वहां पर वापस रिसाइकल, वहां पर ऐसी मशीनें हो ताकि उसको छान के उसको बारीक करके मिट्टी में मिला दे आराम से। तो देखो हमने क्या रखा कि हमें अजैविक पदार्थ की तुलना में जैविक पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि हमें थैलियों की बजाय जूट के थैले का उपयोग करना चाहिए। जैविक कचरे का निपटान ऐसी जगह हो जहां पर उसका पुनर्चक्रण हो जाए। पुनर्चक्रण मतलब उसका दोबारा वापस नई चीजें बनाई जा सके। आगे बात समझ में? चलो अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन और बचा कि इसमें दे रखा है, टॉपिक है कि रेलगाड़ियों में प्रयोज्य या निवर्तनीय कप। कहने का मतलब कि ये आपसे यूं कहना चाहेगा कि आप अपने पूर्वजों से पूछो, या फिर पूर्वजों क्या, आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछो कि पहले जब रेलगाड़ियों में जाते थे तो चाय पीते तो कांच का गिलास मिलता था। अब कांच का गिलास भी हानिकारक, क्योंकि देखो कांच का गिलास टूटेगा, संश्लेषित है। कांच क्या है? संश्लेषित पदार्थ है, तो केमिकल से बना है। अब कांच का गिलास अगर बार फेंकेंगे तो वो कांच डिग्रेडेबल होता है, कांच अपघटित होता है क्या?
काफी लंबे समय तक नहीं होता ना, तो उसकी जगह फिर आजकल क्या होने लग गए, डिस्पोजल का उपयोग है। अब डिस्पोजल भी कैसे, कागज वाले, जिनका आसानी से निपटान हो सके, तो उसके बारे में इसको भी पढ़ेंगे, देखते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन अपन ने अभी तक ये पढ़ लिया कि कचरा प्रबंधन क्या है, कचरे का निपटान करना है क्या है, कचरा प्रबंधन। अब क्वेश्चन कभी ये पूछ ले कि कचरा प्रबंधन करने की कुछ विधियां बता दो, आ जाएगी आपके हिसाब से, आप कचरे का प्रबंधन करो तो कौन कौन सी विधियों से कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन लिख सकते हैं अपन कि आप कचरे की मात्रा को किस प्रकार कम कर सकते हैं, कचरा प्रबंधन की विधियां बता सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक ये क्वेश्चन हो सकता है, आप कचरे की मात्रा को किस प्रकार कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखो जल्दी से समझ लो, ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा 20 मिनट का टॉपिक और बचा है, इसमें अपना काम खत्म हो जाएगा। कचरे की मात्रा को आप किस प्रकार कम कर सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कचरा प्रबंधन या कचरा प्रबंधन की विधियां बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो बेटा बातें नहीं, ये दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, कचरे का निपटान कैसे कर सकते हैं, या कचरा प्रबंधन की विधियां क्या क्या हैं, या फिर आप आपके सामने जो कचरे का ढेर है इसको कैसे मिटा सकते हैं। सर मैं तो जेसीबी लाऊंगा और उसको आगे ले जाऊंगा, इसको मिटाना नहीं कहते। मतलब हमें पता है कि कचरे में कितने प्रकार के पदार्थ होंगे, कचरे में कितने प्रकार के पदार्थ होंगे, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, एक तो जैव निम्नीकरण और एक अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण का तो अपन आसानी से कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, जीवों के द्वारा अपघटन हो जाएगा, सड़ जाएगा और उसको मिट्टी में मिला सकते हैं, खाद बना सकते हैं। अजैव निम्नीकरण का क्या करेंगे, अजैव निम्नीकरण का अपन करेंगे मशीनों के द्वारा रिसाइकल कर देंगे, पुनः चक्रण कर देंगे। मशीनों के द्वारा अपन क्या कर देंगे, रिसाइकल, पुनः चक्रण करके उसका दोबारा अपन नए पदार्थ बना सकते हैं। देखो मतलब कचरे की मात्रा को आप किस प्रकार कम कर सकते हैं, या कचरे को आप किस प्रकार मिटा सकते हैं या निपटान कर सकते हैं। हमें पता है बहुत सारी विधियां हैं, या तो गड्ढे में गड्ढा खोद के उस पर डाल दो, या फिर पुनः चक्रण कर दो। पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल होता है कि जैसे मान लो कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, उनको साफ करके वापस नई कर दो, या फिर प्लास्टिक हैं, थैलियाँ हैं, उनको वापस, चलो वायु प्रदूषण तो होगा लेकिन मशीनों की तरह उसको जलाकर वापस नई चीज़ें बना दो, उसको क्या बोलते हैं, रिसाइकल, पुनः चक्रण। जैविक अपघटन कराएंगे, किसका, जैव निम्नीकरण पदार्थों का, कि जो सड़ी गली पत्तियां हैं, मृत शरीर हैं, या फिर मिट्टी है, उसको क्या करेंगे, ये जैसे सब्जी फलों के छिलके हैं, इनका जो कचरा है, इनको अपन क्या करेंगे, एक गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, थोड़े दिन बाद हमें वो उस गड्ढे में क्या मिल जाएगा, खाद मिल जाएगा। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा, जैविक खाद बन जाएगा और हमारे काम भी आ जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, कचरे का निपटान। तो इसकी अनेक विधियां हो सकते हैं, लिखेंगे भी। देखो देखो हमने इसका आंसर लिख दिया। हमने बोला था कि किसी भी कचरे को अगर अपन उसका यूज करें, उसको कचरे का निपटान करें, तो अलग अलग विधि द्वारा कर सकते हैं। जैसे हमने पहली विधि लिखी, जैव मात्रा संयंत्र। जैव मात्रा संयंत्र मतलब ये ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा जो जैविक कचरा है उसको हमने क्या कर दिया, खाद में तैयार कर दिया। आगे बात समझ में। सीवेज उपचार, सीवेज उपचार वो होता है जो हमारे गंदे जो नाली है साहब, नाली में जो गंदा पानी है या मल मूत्र का जो पानी है, उस पानी से आगे जाकर दूसरा पानी प्रदूषित होगा नहीं होगा, तो उसको क्या करो, उस पानी को आप नदी में से जाने से पहले एक ऐसी जगह रोको, रोक के भेजो। रोक के भेजोगे तो उसमें जो गंदगी है वो वहीं पर बैठ जाएगी और नदी में जाएगा पानी, तो स्वच्छ जाएगा, थोड़ा जाएगा नहीं जाएगा। तो सीवेज उपचार से भी अपन क्या कर सकते हैं, कूड़े को कम कर सकते हैं। नाली में पानी मतलब नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित मतलब अच्छा बनाया जाता है। कूड़ा भरा क्षेत्र, जो ज्यादा कूड़ा है तो उसको गड्ढे में डालकर या फिर ऐसी जगह डालो जहां पर हमें कोई भी, जैसे मान लो अपन बोलते हैं ना कि घर पे या फिर कोई हमारा जो कोई भी गोदाम है या फिर कोई भी प्लाट है वो ज्यादा गहरा है और सामने सड़क ऊपर है, तो ऐसी जगह डालो ना यार, वो हमारे काम भी आ जाए। नहीं समझिए क्या कह रहा हूं मैं। देखो हमारा कोई भी प्लाट है साहब, अब प्लाट नीचे ज्यादा गहराई में है, उसको रोड की लेवल पे लाएंगे तो उसमें अपन मिट्टी भराएंगे नहीं भराएंगे, बोलो। तो मिट्टी की जगह क्या करो, कूड़ा ही भरो ताकि वो नीचे दब जाएगा, वो जगह हमारे काम भी नहीं आ रही नीचे। क्या आ रहे हैं देखो, समझे।
तो कूड़ा भराव क्षेत्र उसे ही बोलते हैं कि जहां पर कोई गहरा गड्ढा है, उस गड्ढे को आप बराबर समतल पे लाना चाहते हो, तो उसमें ऐसे मिट्टी भरते नहीं भरते? बोलो। अरे जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं गार पटकाऊंगा, तो उसकी जगह क्या क्या डलवा दो? कचरा। उसे बोलते हैं कूड़ा भराव क्षेत्र। ताकि देखो, कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्रों में डालकर उसे दबा दिया जाता है। निचले, जहां पर कोई निचले क्षेत्र है उसको बराबर पे लाना चाहते हैं, तो जो शहर का कचरा है वहां पर डाल के उसको वहीं पर दबवा दो, ताकि हमारा भी काम हो जाए और कचरा भी निपटान हो जाए। आगे कंपोजिटिंग, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। जो जैविक कचरा होता है, जिसको अपन गड्ढे खोद खोद के उसमें डाल देते हैं, ढक देते हैं, थोड़ा छिड़काव करते हैं और उसमें क्या डाल देते हैं? केंचुए डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? केंचुए जानते हैं ना? नहीं जानते? केंचुए वही लंबे लंबे जिनको अपन बोलते देसी भाषा में क्या, गंडोले। तो उनको डालने से वो केंचुए उस कचरे को खाते रहेंगे, जैविक कचरे को खाते रहेंगे, और पीछे जो मल निकालते रहेंगे वो क्या हो जाता है? खाद बन जाएगा और बहुत पोषक तत्व देगा हमारी फसलों। अगला है पुनः चक्रण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अजैविक निम्नीकरण पदार्थ हैं, जो जिनका अपघटन नहीं करते जीव, वो क्या करेंगे? वो तो बहुत पोल्यूशन पैदा करेंगे हमारे, तो उनको क्या करो? मशीनों में डाल के नई चीजें बना लो, पुनः चक्रण में काम आ जाएंगे। कांच है, साहब प्लास्टिक है, जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, इनको क्या करते हैं? वापस मशीनों में रिसाइकल कर लेते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिसाइकल, मतलब दोबारा वापस चक्कर में आ गए। अब एक और है पुनः उपयोग। अब कुछ पदार्थ या कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको अपन घर पे काम में ले लेते हैं, वापस दोबारा फिर काम आती हैं। जैसे मान लो निमंत्रण पत्र है साहब, आता है ना कागज का, उस निमंत्रण पत्र से अपन नई नई कागज की डिजाइन बना लेते हैं। अखबार पढ़ा, अखबार है, अखबार को पढ़ने के बाद वो फालतू जाएगा, तो अपन क्या करते हैं? अलमारी में बिछाने के लिए उसकी कटिंग करके बढ़िया सजावट कर देते हैं। तो अपन ने उसको उपयोग ले लिया, पुनः उपयोग। तो इन सब विधियों के द्वारा अपन कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं या कचरे की मात्रा कम कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलो उतार लो। अब अपन देखो बेटा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके दैनिक जीवन के लिए भी हैं और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हैं। देखो, अब इसमें आपके सामने आया है कि जैविक आवर्धन, सुन लेना, पहले समझ लेना, आंसर तो लिख देंगे। जैविक आवर्धन आया ना, या जैव आवर्धन आया नहीं आया? इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में भी देखिए, इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन। सर हमें हिंदी याद नहीं, इंग्लिश कहाँ याद होगी? कोई बात नहीं। जैविक आवर्धन, आवर्धन मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? जैविक मतलब पूजा, देसी वाला है। हाँ, पूजा। जैविक आवर्धन मतलब जैव मतलब ऐसे पदार्थों का, जैविक मतलब जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ क्या है? जो जीव जंतुओं को मारते हैं। अभी देखते हैं, चलो आप लोग, आपके घर वाले, या आपने कभी देखा हो कि अपन खेतों में दवाइयां छिड़कते नहीं छिड़कते? सुन लो कान खोल के, खेतों में जो दवाई छिड़क रहे हैं साहब, माना दवाई किस पे हमने साहब? सोयाबीन पे छिड़की। सबसे पहले तो वो बड़े होने के लिए छिड़कते हैं, फिर घास बढ़ गया तो खरपतवार के लिए छिड़कते हैं दवाई। अरे छिड़क नहीं छिड़क रहे, खरपतवार हो गया खत्म, फिर बाद में थोड़ी बड़ी हुई तो हिलट लग गई, बोलते हैं, तो उसके लिए दवाई छिड़की। तो दवाइयां छिड़क रहे हैं, खाद बीज डाल रहे हैं, केमिकल वाले सब। कौन से? केमिकल। तो रासायनिक चीज अपन खेतों में डाल रहे हैं, बोलो। तो डाल रहे हैं, तो उन रसायनों का कुछ तो मतलब कुछ परसेंट या थोड़ा बहुत उन रसायनों का किस में आ जाता है? हमारे खाद्य पदार्थों में। किस में आ जाता है? समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो बाहर से हमने केमिकल की चीजें छिड़की, वो किस में आएगी? खाद्य पदार्थ। जैसे मान लो सोयाबीन बोई, तो सोयाबीन में आ गई साबु। अब वो सोयाबीन अपन कौन खा रहा है? अपन खा रहे नहीं खा रहे? तो वो केमिकल किस में आ गया? बोलो। मतलब टॉप कंज्यूमर अपन नहीं है, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता कौन है? मनुष्य ही है। बोलो सर, हमने तो शेर पढ़ा था। अरे शेर को भी कौन खा जाता है? मनुष्य। तो उच्च श्रेणी का उपभोक्ता कौन? मनुष्य। तो आप कोई सी भी केमिकल की चीज जो खेतों में छिड़क रहे हो ना, तो फसल के साथ वो कहाँ आ गई? अपने शरीर। और ये बढ़ती जा रही है हमारे शरीर में, जो आगे रोगों का कारण बन रही है। पहले हमारे दादाजी, उनके परदादाजी कितना मजबूत थे अंदर से, कितना काम करते थे। क्यों? क्योंकि वो पहले खाते थे उसमें कोई केमिकल नहीं था क्या? और हम खाते हैं तो प्रत्येक चीज में केमिकल है या नहीं है? और तो और हम जो पीते हैं उसमें भी केमिकल है। देखो
जो हमने कहा कि जो आप खाते हो उन सब में केमिकल है या नहीं है? अरे केमिकल है ना, मतलब आप कीटनाशक दवाई छिड़क रहे हो खेतों में, वो दवाई किस में आ रही है? आपके खाद्य पदार्थों में आ रही है, और खाद्य पदार्थ को अपन खा रहे तो हमारे शरीर में दवाइयाँ जम रही है। सबसे भयंकर है डीडीटी, जो एक खरपतवार नाशी है ना, डीडीटी पढ़ा था क्या? कक्षा 8 में पढ़ा होगा, डीडीटी, डीडीटी, ये सबसे भयंकर खरपतवार नाशी है। कीटनाशकों के साथ अपन खरपतवार नाशक, पीड़कनाशी छिड़क रहे हैं ना दवाइयाँ। अब जैसे अपन ने ये खरपतवार नाशी कहाँ छिड़का? जमीन में, जमीन के साथ ये अंदर गया, या बरसात हो गई तो उस पानी में घुल गया, और वो बरसात का पानी नाले से होता हुआ कहाँ आ गया? नदियों में आ गया, तो उस पानी में भी क्या आ गया? ये केमिकल आ गया। केमिकल आ गया तो वो पानी किसने पिया? समुद्री जीवों ने पिया, ये समुद्री पौधों में चला गया, समुद्री पौधों को समुद्री जीव खाते हैं, और समुद्री जीव मछलियों में आ गया, मछलियों से मनुष्य में आ गया। मतलब पूरा पानी, खाने, सब में हमारे क्या है? केमिकल। बोलो क्या है? केमिकल। हमारे शरीर में केमिकल की इतनी ज़्यादा मात्रा है कि जिससे हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमज़ोर हो गया। आप तुलना कर लो आपके पापा जी से और पापा जी के भी पापा जी से, उनका शरीर कितना मजबूत था। या फिर आप तो ऐसे तुलना कर लो ना कि वो 100 साल जीवित थे, फिर धीरे 70 पे आ गए, 50 पे आ गए, अपन तो 50 भी नहीं जाएंगे। समझ में आया? तो धीरे धीरे उम्र भी कम क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा, शरीर का प्रतिरक्षा कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि हम जो खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हमारी जो लाइफ है, इन सब में क्या है? रसायन। क्या है? जो केमिकल है। इस केमिकल की हमारे शरीर में मात्रा बढ़ती जा रही है, और इस प्रक्रिया को या इसको अपन बोलते हैं जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन। समझ गए? बोलो अब क्वेश्चन पढ़ना। एक आहार श्रृंखला की सहायता से समझाइए कि हानिकारक कीटनाशकों का जैव आवर्धन किस प्रकार होता है। हानिकारक कीटनाशक बोल दो, या जैसे पीड़कनाशी बोल दो, या खरपतवारनाशी बोल दो, ये हानिकारक कीटनाशक। यहां पर क्या है? हानिकारक रसायनों। हानिकारक रसायनों का जैव आवर्धन मतलब जीवों के अंदर बढ़ना कैसे हो रहा है? अरे सीधा सा मीनिंग है, अब तो मैंने बता ही दिया कि साहब अपन, ये हमारे पास है फसल, पेड़ पौधे, बोलो हैं, इसमें क्या छिड़की हमने? केमिकल डाल दिया। इस फसल को कौन खाएगा? गाय या बकरी खाएगा साहब, ठीक है? या फिर इस फसल को अपन जो खाद्य पदार्थ है, क्या कौन खा रहा है? अरे खा रहा नहीं खा रहा फसल को? बोलो सर हम तो मांसाहारी है, हम फसल नहीं खाते। चल ठीक है, यहां से पानी बहता बहता कहां? नदियों में गया। नदियों में जो उपस्थित पेड़ पौधे हैं उसको किसने खाया? छोटी मछलियों ने, या छोटे छोटे कीड़ों ने, और मछली को भी किसने खाया? तो अंत में कहां पर आना है इनको? मनुष्य तक। तो मनुष्य के शरीर के अंदर इन रसायनों का क्या हो रहा है? इनकी मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। और ये मात्रा बढ़ रही है, इसकी वजह से अपन उसको जैव आवर्धन, जीवों के अंदर बढ़ रहा है मात्रा। तो देखो, एक आहार श्रृंखला की सहायता से समझाइए। अरे हमने समझा भी दिया आहार श्रृंखला से, आप तो देखो, चलो हम इतना भी समझा दें आपको कि सीधा सा मीनिंग में आपको बता दूं कि ये घास है, घास को साहब किसने खाया? साहब बकरी ने खाया। किसने खाया? बकरी को किसने खाया? चलो मनुष्य ने खा लिया। किसने खाया? मांसाहारी है साहब। तो ये यहां से केमिकल किसके अंदर आ गया रे? आ गया। अब लेकिन मैं यहां एग्जांपल दूसरा दूंगा। क्या दूंगा साहब? यहां पर केमिकल था डीडीटी। क्या था? क्या था रे? ये खरपतवारनाशी है। ये खरपतवारनाशी पानी में बहता बहता कहां गया? बात है नहीं, किस में चला गया? शैवाल में। किस में चला गया रे? किस में चला गया? शैवाल। शैवाल क्या है? वही प्लांट है, पादप है। हरे हरे, वही बोलते हैं अपनी भाषा में कंजी, जानते हो? शैवाल। ये रसायन हमने डाला, बार बार डाला, और उस पानी में कौन उपस्थित है? पौधे। तो इन पौधों में आ गया। माना इसकी मात्रा 0.02 ppm थी। 0.02 ppm थी, मतलब इसको बार बार डाला, किसने यूज किया? इसने। तो इसके अंदर इसकी मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो इसके अंदर मान लो कितनी आ गई? 5 ppm। अब इस शैवाल को किसने खाया? मछली ने। किसने खाया? बोलो बोलो। मछली ने खाया। नहीं खाया मछली? तो सर मछली नहीं खाएगी, हम तो, आपने तो बोला था कि जंतु पल्लवक डाल दो। चलो जंतु पल्लवक डाल देते, मतलब ये फाइटोप्लैंक्टन है, ये पादप पल्लवक है, तो इसको कौन खाएगा? जंतु पल्लवक खाएगा। जंतु पल्लवक। तो इसके अंदर और मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? साहब मान लो यहां पर 200 मान लो। अब जंतु पल्लवक को किसने खाया? मछली खाएगी नहीं खाएगी? बोलो। मछली ने खाया, तो मछली में साहब और 800 मान लो।
अब इस मछली को किसने खाया? पक्षी ने खाया, बोलो। तो पक्षी के अंदर और बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? 1600 मान लो। कहने का मतलब अपन ये कह रहे हैं कि एक आहार श्रृंखला में चला गया ना, ये केमिकल आहार श्रृंखला में चला गया ना, तो अंत में कहां पर? मनुष्य में आएगा नहीं आएगा? अरे चलो मनुष्य छोड़ो, जीवों में आया नहीं आया? तो जीवों के अंदर इस केमिकल की मात्रा की क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। इसको ये बोलते हैं जैव आवर्धन। क्या बोलते हैं? जैव मतलब जीवों में, आवर्धन मतलब बढ़ना। किसका बढ़ना? रसायनों का। किसका बढ़ना? और इस वजह से हमारे शरीर में धीरे धीरे इसकी मात्रा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तभी तो बोलते हैं आजकल जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो ज़्यादातर आपको बोलते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं। नहीं खाते क्या? अब आपके साथ गेहूं हैं जिसमें आपने यूरिया डीएपी से जो गेहूं बनाए, खाद डाल के, केमिकल डाल के बनाए, तो गेहूं तो बिकेंगे आपके कितने? 2500 रुपये क्विंटल। कितने बिकेंगे? लेकिन आपने उन गेहूं को वर्मी कंपोस्ट खाद डाला। गेहूं में कौन सा डाला? वर्मी कंपोस्ट, मतलब वो गोबर वाला खाद। और अगर उन गेहूं में मान लो कीड़े मकोड़े भी लग रहे हो तो उसके लिए भी आपने गोमूत्र, है ना, नीम के पत्ते, बरगद का वो लेटेक्स दूध आता है, अनेक 4-5 बोलते हैं, अलग अलग पेड़ पौधों की जो दवाइयाँ हैं। कौन सी दवाइयाँ? मतलब एक तरह से केमिकल वाली नहीं, डायरेक्ट देसी दवाइयों को उपयोग छिड़क के उनको बचाया और उससे गेहूँ प्राप्त किए। तो वो जो गेहूँ हैं उनमें केमिकल है क्या? बोलो नहीं। वो गेहूँ बिकेंगे 8000 रुपये कुंटल। तो अब वो तो महंगे हैं, तो महंगे को कौन खाएगा? जिसके पास। लेकिन अभी से आप थोड़ा अभी होशियार बनो ना कि यार हमें जो हम जिसको खाते हैं वो तो कम से कम केमिकल वाली चीज होनी चाहिए ना। अपन बाजार से सब्जी लाते हैं तो सब्जी तो क्या है? डायरेक्ट केमिकल। अभी गर्मियों की जितनी सब्जी आएंगी सब क्या की है? केमिकल की। बार बार दवाई से लगते हैं क्योंकि कीटनाशक ज्यादा हो गए, कीड़े ज्यादा हो गए तो कीटनाशक। अरे आप उसके कीटनाशकों की बजाय आप गौमूत्र का उपयोग कीजिए, आप देसी दवाइयों का उपयोग कीजिए, बायो वाली आती हैं दवाइयाँ, जैविक दवाइयाँ का उपयोग कीजिए, जैविक खाद का उपयोग कीजिए, जैसे मान लो वर्मी कंपोस्ट है। तो आपके उन पौधों में आप केमिकल नहीं डालोगे तो उनसे बने जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें केमिकल आएगा क्या? और नहीं आएगा तो आप उनको खाओगे तो आपके से में आएगा क्या? नहीं। तो इसलिए आप अपने को बचाने के लिए धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ो? जैविक की तरफ। किसकी तरफ बढ़ो? केमिकल को छोड़ते जाओ। समझ में आया? लेकिन हम तो खाएंगे साहब नूडल, हम तो खाएंगे साहब नई नई चीज़ें, और जो नई नई चीज़ें हैं वो सब काय की बन रही है? केमिकल की बन रही है। काय की बन रही है? और देखो सीधा सा मीनिंग, अगर आपको ये भी नहीं आए, ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर ये क्वेश्चन नहीं आए, आपसे यूँ पूछ ले कि जैविक आवर्धन किसे कहते हैं, तो अपन यूँ बोल देंगे कि रसायनों का धीरे धीरे जीवों में मात्रा बढ़ती जाती है, उसे क्या कहते हैं? और ये कैसे बढ़ी? आहार श्रृंखला से तो बढ़ी। बोलो बढ़ी नहीं बढ़ी? बोलो। सीधा सा मीनिंग है यार, आपने आहार श्रृंखला में सबसे पहले कौन आता है? आहार श्रृंखला में सबसे पहले कौन आता है? पेड़ पौधे, उत्पादक। और उत्पादक को हम क्या दे रहे हैं? केमिकल। तो उत्पादक के पास क्या गया? और उसके जो खाएंगे उसमें क्या चला जाएगा? और उसको भी जो खाएंगे उसमें क्या चला जाएगा? तो जा रहा है ना केमिकल। और ये जो जा रहा है और बढ़ रहा है, और लास्ट में जो अंत में जो है उसके अंदर तो बढ़ेगा। बोलो। ऐसे शेर में बढ़ रहे हैं तो अपन वैसे अंत में तो सबको क्या मानते हैं? टॉप कंज्यूमर कौन है? मानव। तो मानव शरीर में कीटनाशकों की मात्रा बढ़ती जा रही है और ये इतनी खतरनाक है जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। सीधा समय दिखता नहीं है लेकिन बहुत हानिकारक है। आया तो अपन तो आहार श्रृंखला में ये सब लिख लेंगे। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं। देखो अपन ने आंसर लिखा कि वही समझाया कि जब फसलों पर रासायनिक पदार्थ जैसे डीडीटी का छिड़काव किया जाता है तो फसल में कीटों से रक्षा करने के लिए इसका अपन छिड़काव करते हैं ना। अरे कीटनाशकों के लिए अपन डीडीटी छिड़काव करते हैं, तो इन रसायनों की कुछ मात्रा, भाई जो केमिकल छिड़के इसकी कुछ मात्रा तो भूमि में चली जाती है और भूमि द्वारा पेड़ में आ जाएगी, पेड़ से आगे बढ़ जाएगी, जीव खाएंगे उसमें चली जाएगी। या फिर कुछ मात्रा पानी के साथ जलाशय में आ जाएगी। बोलो आएगी नहीं आएगी? चला कुछ मात्रा जलाशय में पहुंच जाती है और जलीय पौधों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जो जल में गई वो जो डीडीटी किसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा? जलीय पौधों के द्वारा। अब जलीय पौधे में आ गई ना डीडीटी? बोलो आई नहीं आई? जलीय पौधों को कौन खाएंगे? जलीय जंतु। बोलो कौन खाएंगे? जलीय जंतु आगे कौन खाएगा? मछली खाएगी। और मछली कौन खाएगा? पक्षी। पक्षी को कौन खाएगा? मनुष्य। बढ़ता जाएगा मगरमच्छ खाएगा। मगरमच्छ को बाद में फिर मांस कौन खाएगा? मनुष्य। बढ़ रहा है आगे। तो देखो इस और जलीय पौधों द्वारा उसे कर लिए जाते हैं। अतः अब यहाँ से ये बनाई है मैंने परिभाषा, अतः पौधों एवं जंतुओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? अगर मान लो हम पौधे नहीं खाते, अरे जंतुओं को नहीं खाते, तो हमारे पास डीडीटी आता क्या? डायरेक्ट आप दवाई पी जाते हो क्या? डायरेक्ट दवाई तो नहीं पी रहे ना, लेकिन अब सब्जियां तो खा रहे हैं, मतलब जैसे मांस के रूप में अपन मांस तो खा रहे हैं, जंतु तो खा रहे हैं, पेड़ पौधे खा रहे हैं। तो देखो
पौधे और जंतुओं के माध्यम से इन रसायनों की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती जा रही है और ये मात्रा बढ़ने को अपन बोलते हैं जैव आवर्धन। हमने एक एग्जांपल लिया कि साहब डीडीटी का छिड़काव किया, मान लो तो पानी में डीडीटी का मात्रा है 0.2 ppm पार्ट पर मिलियन। ये पानी में है तो जंतु पल्लवक, मतलब ये पादप पल्लवक के बाद जंतु पल्लवक में चला गया साहब, कितनी आ गई 5 ppm। कितनी आ गई रे 5 ppm। फिर जंतु पल्लव छोटे छोटे जंतुओं को मछली खाएगी, मछली में कितनी आ गई बढ़ती बढ़ती 240, और बाद में पक्षी 1600, बढ़ती जाएगी 4000, मतलब हमारे तक आते हैं 5-10 हज़ार ppm हो जाएगी। इसका मतलब हमारे शरीर में रसायन कितने बढ़ गए, और हमारे शरीर में रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसे हम क्या कहते हैं, बार बार कह रहा हूं, क्या? जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन। चलो उतार लो। देखो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद अपना चैप्टर खत्म है और सिलेबस भी खत्म है, ठीक है। अब रोज ही रिवीजन करना, रोज के रोज आप इसके वीडियो को देख लेना, रिपीट हो जाएगा, डबल स्पीड में देख लेना, जो समझ में नहीं आए वो पूछ लेना, ठीक है। चलो।